नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसे अरबी योद्धा की जिसने रेगिस्तान की आग और तन्हाई में अपनी तकदीर खुद लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं असद की इस अद्भुत यात्रा को, जो दिखाती है कि हिम्मत, संघर्ष और बुद्धिमत्ता से कैसे बनता है एक असली योद्धा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बदल देगी आपका नजरिया जीत की ओर। अरब की धरती पर रेत की विशाल लहरें दिन में आग सी तपती और रात में बर्फ सी ठंडी हो जाती। दूर दराज फैले रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव अल नूरा की गिनती शायद न ही किसी नक्शे में होती थी और न ही किसी राज्य के गौरव में। यह गांव साधारण था। मिट्टी की झोपड़ियां, ऊंटों के झुंड, खजूर के पेड़ और मेहनतकश लोग। लेकिन इसी गांव में एक रात कुछ असाधारण हुआ। वह रात बेहद सन्नाटे वाली थी, लेकिन आसमान तारों से भरा हुआ था। चांद पूरा था और एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी। गांव के एक साधारण से घर में एक महिला प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसका नाम लायला था और उसके पति फहद उसे सहारा दे रहे थे। फहद गांव के सबसे बहादुर और नेक दिल व्यक्ति थे। गांव के लोग उन्हें शेर दिल फहद कहते थे। अंततः आधी रात के बाद एक बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने पहला रोना रोया, आसमान में एक तेज तारा टूटा और दूर किसी दिशा में गिरा। उसी वक्त गांव की बुजुर्ग और आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध महिला अम्मा हयात वहां पहुंची। कहा जाता था कि उनके पास एक विशेष दृष्टि थी और वे भविष्य को कुछ हद तक देख सकती थी। अम्मा हयात ने नवजात को अपनी कांपती हुई बाहों में उठाया, उसकी आंखों में झांका और गहराई से बोली, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह रेत का बेटा है। इसका भाग्य आग से भी अधिक तपेगा और इसकी आत्मा इस रेत से भी अधिक मजबूत होगी। यह न्याय का योद्धा बनेगा। लोग इसे मिटाने की कोशिश करेंगे, मगर यह हर बार उभरेगा और एक दिन इसके नाम से तूफान भी डरेंगे। लोग चौंक गए। किसी ने इसे आशीर्वाद माना, किसी ने भविष्यवाणी। लेकिन फहद और लायला की आंखों में गर्व और भय दोनों था। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा असद, जिसका अर्थ होता है शेर। असद का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, असद लकड़ी की तलवार बनाकर दिन भर उसकी चाल सीखता। वह अक्सर अपनी छाया से लड़ता और मां से पूछता, क्या एक सच्चा योद्धा डरता है? लायला मुस्कुराकर कहती, सच्चा योद्धा डर को पहचानता है, लेकिन उससे ऊपर उठता है। असद ने इन बातों को मन में बिठा लिया। वह 10 वर्ष का था जब उसका पहला इम्तिहान आया। एक दिन अचानक गांव में अफरा तफरी मच गई। दूर से ऊंटों पर सवार कुछ लुटेरे गांव की ओर आते दिखे। गांव के बुजुर्गों ने तुरंत औरतों और बच्चों को घरों में छुपाने का आदेश दिया और कुछ बहादुर पुरुष लाठियां लेकर आगे बढ़े। लुटेरे आए और उन्होंने हमला कर दिया। वह तेज, निर्दयी और बिना दया के थे। असद अपनी मां के साथ घर के अंदर था, लेकिन खिड़की से उसने देखा कि उसका पिता फहद एक लुटेरे से लड़ते हुए घायल हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और दूसरा लुटेरा उसकी ओर दौड़ा। अचानक कुछ हुआ असद के अंदर। उसने बिना कुछ सोचे अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और दौड़ पड़ा। उसकी मां चीखी, असद नहीं! लेकिन असद नहीं रुका। उसने उस लुटेरे के पीछे से जाकर उसकी टांग पर इतनी जोर से वार किया कि वह गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर बाकी गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर सामने आए और मिलकर लुटेरों को खदेड़ दिया। उस दिन गांव वालों की नजरों में असद बदल गया। वह अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वह बना छोटा शेर। उस रात फहद ने असद को अपने पास बुलाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, बहादुरी जन्म से नहीं आती, उसे बनाना पड़ता है। जैसे तलवार को आग में तपाकर ठोक पीट कर आकार दिया जाता है। तूने जो किया वह साहस है, लेकिन अगली बार अपनी मां की आंखों के आंसू से पहले सोच लेना कि कब लड़ना है और कब नहीं, क्योंकि एक सच्चा योद्धा सिर्फ तलवार नहीं चलाता, सोचता भी है। असद ने यह बात दिल में बैठा ली। वह रात बदल गई। गांव, असद और उसके भविष्य, तीनों के लिए। गांव वालों की नजरों में अब असद कोई साधारण बच्चा नहीं था। 10 साल की उम्र में जिसने लुटेरे से भिड़ने की हिम्मत की थी, उसे सभी को उम्मीद थी कि वह एक दिन गांव की रक्षा करेगा। लेकिन फहद जानता था
उम्मीदें भारी होती हैं और असली तैयारी बिना प्रशिक्षित हुए नहीं होती। एक सुबह जब सूरज ने रेत पर सुनहरी परछाइयां बिछा दी, फहद असद को एक ऊंचे टीले पर ले गया। वहां एक पुरानी तलवार मिट्टी में गड़ी थी। जंग लगी, लेकिन अब भी चमकती। यह मेरे पिता की तलवार है, फहद बोला। अब से ये तेरी है, लेकिन ध्यान रहे, तलवार सिर्फ हथियार नहीं होती, यह जिम्मेदारी होती है। असद ने उसे दोनों हाथों से उठाया। तलवार भारी थी, न केवल वजन में बल्कि महत्व में भी। अगले कुछ वर्षों तक असद का जीवन बदल गया। सुबह से शाम तक वह अभ्यास करता। तलवार की चाल, बचाव की कला, ऊंट की सवारी, रेत पर तेज दौड़। फहद उसका पहला गुरु था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार करने के लिए उसे रेगिस्तान की गहराइयों में जाना होगा। फहद ने एक दिन कहा, अब तू तैयार है एक असली गुरु से मिलने के लिए। फहद ने बताया कि रेगिस्तान के पूर्वी छोर पर एक पुराना दरवेश रहता है। नाम है शेख बुरहान। वह कभी बादशाहों का प्रशिक्षक हुआ करता था, लेकिन अब अकेले तपस्या में रहता है। असद ने अपने ऊंट जाहिर पर सवार होकर यात्रा शुरू की। 5 दिन की लंबी यात्रा, जलते सूरज, रात की ठंडी हवाओं और कभी कभी रेत के तूफानों के बीच वह अंततः एक ऊंचे पहाड़ी टीले के पास पहुंचा। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी और बाहर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान में लीन था। आप ही शेख बुरहान हैं? असद ने पूछा। बूढ़े ने आंखें खोली। उनमें इतनी गहराई थी मानो उसने समय को चलते देखा हो। तू फहद का बेटा है? असद ने सिर झुका दिया। तो फिर तैयार हो जा, क्योंकि तलवार चलाना आसान है, मगर खुद पर काबू पाना सबसे कठिन कला है। अगले 6 महीने असद के जीवन के सबसे कठिन महीने थे। सुबह उठते ही शेख उसे रेत में गड्ढा खोदने को कहते, फिर उस पर खड़े होकर संतुलन बनाए रखने का अभ्यास कराते। वे कहते, शरीर नहीं, मन को संतुलित कर। वह रोज शेख से तलवारबाजी की नई तकनीकें सीखता। रेत में घूमते हुए वार करना, आंखें बंद करके हमले की दिशा पहचानना और सबसे कठिन, ध्यान के साथ लड़ाई। शेख कहते, सच्चा योद्धा तभी सफल होता है जब उसकी तलवार मन के आदेश पर चले और मन हृदय की आवाज सुने। कई बार असद थक जाता, टूट जाता, लेकिन फिर वह अपनी मां की आंखों की चिंता और अपने पिता की उम्मीद को याद करता और उठ खड़ा होता। एक रात जब असद ध्यान में बैठा था, रेगिस्तान में तूफान उठा। शेख बुरहान ने कहा, आज तेरी अंतिम परीक्षा है, तूफान की आंख में प्रवेश कर। असद चौंका। तूफान? उसमें जाना? शेख बोले, वहां तुझे वो मिलेगा जो हर योद्धा ढूंढता है, खुद को। असद अपनी तलवार लेकर रेगिस्तान की ओर बढ़ा। रेत की लहरें आसमान तक उठ रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। बीच तूफान में उसने देखा एक टूटा हुआ खंडहर, जहां एक शिलालेख पर लिखा था, जो डर को काटता है वही भाग्य को बनाता है। उसी क्षण उसे लगा जैसे समय थम गया। उसकी आंखें बंद हुईं और अंदर एक आवाज आई, तू असद है, रेत का बेटा। तू संघर्षों से बनेगा और इतिहास में दर्ज होगा। जब तूफान थमा, असद बाहर आया, थका हुआ लेकिन नया। शेख ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। अब तू तैयार है असली लड़ाई के लिए। अब असद की आत्मा पहले से कहीं अधिक दृढ़ थी। उसने अपने गुरु को प्रणाम किया और गांव लौटने की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव में उसका स्वागत केवल फूलों से नहीं, बल्कि एक नई विपत्ति से होगा। रेगिस्तान की तपिश में तपकर लौह जैसा मजबूत हो चुका असद अब पूरी तरह तैयार था। 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण और शेख बुरहान की दी हुई सीखों ने उसे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक संतुलित, सोचने वाला, जिम्मेदार इंसान बना दिया था। जब वह अपने ऊंट जाहिर के साथ अपने गांव अल नूरा की ओर लौटा, उसकी आंखों में चमक थी, वापसी की, माँ बाप से मिलने की और उस धरती को फिर से देखने की जहां उसकी पहचान बनी थी। लेकिन जब वह गांव के पास पहुंचा तो हवा में कुछ अजीब सी घुटन थी। दूर से ही उसने देखा कि गांव की झोपड़ियां बुझी बुझी सी लग रही थीं और खजूर के पेड़ जिनमें जान होती थी अब जैसे चुपचाप खड़े थे। कोई भी सामान्य हलचल नहीं दिख रही थी। जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, कुछ बच्चे उसे देखकर डर के मारे अंदर भाग गए। बूढ़े लोग दूर से उसे देखकर सिर झुका लेते और महिलाएं खामोशी से द्वार बंद कर लेती। असद को कुछ समझ नहीं आया। वह सीधे अपने घर की ओर भागा।
वहां उसकी मां लायला बैठी थी। चेहरे पर थकावट और चिंता की परछाइयां आई थी। असद जैसे ही उन्हें देखकर दौड़ा और पैरों में गिरा, वह रो पड़ी। तू आ गया असद, मैंने दुआ की थी तू लौट आए। मां, यह सब क्या हो रहा है? गांव ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मातम छाया हो? लायला ने बताया कि असद के जाने के बाद गांव पर दोबारा हमला हुआ था, लेकिन इस बार हमला बाहर से नहीं, भीतर से हुआ। गांव का ही एक युवक सलमान, जो असद का ही समवयस्क था, असद की लोकप्रियता से जलता था। वह हमेशा चाहता था कि लोग उसे नेता माने, लेकिन असद की बहादुरी और समझदारी ने उसे छाया में डाल दिया था। असद के ट्रेनिंग के लिए जाने के बाद सलमान ने गांव वालों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करना शुरू किया। वह मीठी बातें करता, मदद करता और धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने लगा। लेकिन उसका असली मकसद था गांव की सत्ता अपने हाथ में लेना। फिर एक दिन वह कुछ बाहरी लड़ाकों के साथ गांव में आया और घोषणा की कि अब गांव की सुरक्षा का जिम्मा वह संभालेगा, क्योंकि असद कभी वापस नहीं आएगा। कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया तो उन्हें अपमानित किया गया। फहद, जो अब बूढ़ा हो चला था, सलमान के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उसने पहद को पूरे गांव के सामने अपमानित किया और उसका सम्मान छीन लिया। लोगों के दिल में डर बैठ गया। अब गांव पर सलमान और उसके लड़ाकों का नियंत्रण था। असद यह सुनकर भीतर तक हिल गया। मां, अब और नहीं। अब वक्त है उस शिक्षा का इस्तेमाल करने का जो मैंने सीखी है। लायला ने उसका माथा चूमा और कहा, बेटा, लड़ाई तलवार से नहीं, नियत से जीती जाती है। याद रखना, तू सलमान की तरह नहीं है। असद उसी रात गांव के पुराने सभा स्थान पहुंचा, जहां अब सलमान और उसके आदमी डेरा जमाए बैठे थे। सलमान आराम से बैठा था जब असद ने दरवाजे को धक्का देकर खोला। सलाम हो सलमान, असद ने कहा। आवाज में ठहराव था। सलमान ने जैसे किसी भूत को देख लिया हो। असद, तू तू वापस आ गया? हां, और अब मैं अपना गांव वापस लेने आया हूं, लेकिन खून बहाकर नहीं, सच दिखाकर। सलमान हंसा। तू सोचता है ये कोई कहानी है? यहां सिर्फ ताकत चलती है। अब तू देख मैं क्या करता हूं। उसने अपने दो लड़ाकों को इशारा किया, लेकिन इससे पहले कि वे हमला करते, असद ने अपनी तलवार खींची, पर वार नहीं किया। वह सिर्फ पीछे हटता रहा, उन्हें घेरने दिया और फिर अचानक अपनी चाल से दोनों को गिरा दिया, बिना किसी घाव के। सभी गांव वाले ये सब देख रहे थे। फिर असद ने तलवार जमीन पर रख दी और ऊंची आवाज में बोला, मैं ये गांव हथियार से नहीं, भरोसे से जीतना चाहता हूं। अगर तुम सब सोचते हो कि मैं गलत हूं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फिर से इंसाफ मिले तो खड़े हो जाओ और बोलो। एक पल सन्नाटा रहा और फिर गांव के बुजुर्ग अब्दुल हादी उठे। असद, हमने तुम पर विश्वास किया था और आज वो सही साबित हुआ। ये गांव तेरा है, तेरा ही रहेगा। धीरे धीरे बाकी लोग भी बोलने लगे। सलमान गुस्से में कांप रहा था, लेकिन अब वह अकेला था। असद सलमान के पास गया और बोला, अगर तू चाहता है तो इस गांव की सेवा कर सकता है, लेकिन नफरत से नहीं, नीयत से। सोच ले। सलमान चुप रहा, फिर नीचे सिर झुका लिया। गांव का नियंत्रण असद को सौंप दिया गया, लेकिन उसने कोई बदला नहीं लिया। उसने सलमान को सजा नहीं दी, बल्कि उसे सिखाया कि सच्ची ताकत माफ करने में होती है। उस रात गांव फिर से रोशन था। दियों की रोशनी, बच्चों की हंसी और हवा में एक नई उम्मीद थी। असद अब सिर्फ छोटा शेर नहीं था, वह बन चुका था गांव का रक्षक, एक सच्चा नेता। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे की राह में इंतजार कर रहा था राज्य का बुलावा और एक युद्ध जो इतिहास बदल देगा, जहां असद को पहली बार अपने गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर एक बड़े उद्देश्य का सामना करना पड़ता है। सुल्तान का बुलावा और एक आने वाला युद्ध जो सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि समझ, नीति और बलिदान से लड़ा जाएगा। असद के हाथों गांव की रक्षा और नेतृत्व की खबरें जल्द ही दूर दूर तक फैल गईं। अलनूरा जैसे छोटे गांव का एक युवक, जिसने विद्रोह को बिना खून बहाए रोका, लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। रेगिस्तान की हवाओं में असद का नाम गूंजने लगा। असद अल हकीम, यानी बुद्धिमान शेर। एक सुबह जब असद गांव के बच्चों को तलवार की मूल बातें सिखा रहा था,
एक ऊंटनी पर सवार शाही संदेशवाहक पहुंचा। उसके हाथ में सुनहरे मुहर वाला एक पत्र था। उसने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, यह संदेश खुद सुल्तान जलालुद्दीन की ओर से है। असद इब्न फहद को शाही महल बुलाया गया है। गांव वालों में हलचल मच गई। सुल्तान का बुलावा किसी आम व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह सम्मान था, लेकिन उसके पीछे कोई गहरी बात भी छुपी थी। असद ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, हमने तुम्हारे साहस, नीति और नेतृत्व के विषय में सुना है। तुम्हें हमारी राजधानी अलशम्स बुलाया जाता है। राज्य संकट में है और तुम्हारी आवश्यकता है। सुल्तान जलालुद्दीन दरबार-ए-इस्लाह अलशम्स असद ने अपनी मां से विदा ली, फहद के चरण छुए और अपने पुराने ऊंट ज़हीर पर सवार होकर अलशम्स की ओर रवाना हुआ। उसके साथ 2 गांव वाले भी थे, याकूब जो घोड़े का माहिर था और हसन जो धनुष और जड़ी बूटियों का जानकार था। 4 दिन की लंबी यात्रा में उन्हें कई कारवां मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि राजधानी पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। उत्तर से बनी सफार की सेना बढ़ रही है, एक व्यापारी ने बताया, और कई किलों पर कब्जा कर लिया गया है। सुल्तान के वजीरों में फूट है। वे किसी समझदार योद्धा की तलाश में हैं। लेकिन फिर उसे शेख बुरहान की बातें याद आईं। जब मन डगमगाए तब तलवार नहीं, आत्मा से निर्णय लेना। अलशम्स की राजधानी दूर से ही एक सपना लगती थी। सफेद संगमरमर के महल, बहते फव्वारे, सोने से जड़े दरवाजे। लेकिन इन सुंदर दीवारों के भीतर छिपी थी एक बेचैन हवा। दरबार में असद को सुल्तान जलालुद्दीन के सामने लाया गया, एक वृद्ध मगर तेज निगाहों वाला शासक, जिसके चेहरे पर वर्षों के शासन और युद्ध की थकान साफ झलक रही थी। असद इब्न फहद? सुल्तान ने पूछा। जी हां हुजूर। असद ने सिर झुकाया। हमने तुम्हारे कामों के बारे में सुना है। एक विद्रोह को बिना युद्ध के रोका, न्याय की स्थापना की और लोगों को एक किया। हमें ऐसे ही इंसान की जरूरत है। असद ने विनम्रता से कहा, मैं बस अपने गांव की सेवा कर रहा था, जहां आपसे सीख मिली। अब अगर राज्य पुकारे तो मेरा खून भी हाजिर है। सुल्तान ने महल के सलाहकारों और सेनापतियों के साथ एक युद्ध कक्ष में असद को ले जाया। वहां एक बड़ा मानचित्र था, जिस पर उत्तर दिशा में लाल रंग से चिन्हित इलाके बनी सफार के कब्जे में थे। बनी सफार एक खानाबदोश कबीला था, जो अब राज्य की उत्तरी सीमाओं पर हमला कर रहा है। उनके पास घुड़सवार सेनाएं हैं और वे किले पर किला कब्जा करते जा रहे हैं। हमारी सेना भारी है, लेकिन वे तेज हैं, रणनीति में तेज, और हमारी राजनीति कमजोर पड़ रही है। सुल्तान ने असद की ओर देखा। हमें किसी ऐसे योद्धा की जरूरत है जो न केवल युद्ध करे, बल्कि सेनाओं को जोड़ सके, रणनीति बना सके। क्या तुम तैयार हो? असद ने बिना झिझक उत्तर दिया, अगर आपके राज्य की रक्षा के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। असद को एक छोटा लेकिन तेज दल सौंपा गया। 50 घुड़सवार, 10 धनुर्धारी और 2 अनुभवी रणनीतिकार। उन्हें भेजा गया कमीला अल नजीर की ओर, जहां से दुश्मन जल्द ही हमला करने वाला था। लेकिन शाही दरबार में हर कोई असद का समर्थक नहीं था। वजीर रुकनुद्दीन, जो सत्ता के लिए लालायित था, असद से जलने लगा। एक गांव का लड़का हमारे बीच सेनापति बनेगा, उसने दरबार में नाराजगी जताई, लेकिन सुल्तान ने उसे चुप करवा दिया। काबिलियत खून से नहीं, कर्म से तय होती है, सुल्तान बोले। उस रात असद महल की छत पर खड़ा होकर सितारों को देख रहा था। याकूब ने पूछा, डर लग रहा है? असद मुस्कुराया, हां, लेकिन डर ही हमें तैयार करता है। फिर उसने नीचे देखा, अपने दल को जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे अब सिर्फ तलवार नहीं, भरोसा भी थामना था। कैला अल नजीर कभी एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था, लेकिन अब यह दुश्मन के निशाने पर था। असद जब अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचा तो किले के बाहर सिर्फ सन्नाटा था, जैसे मौत अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रही हो। दुश्मन की सेना बनी सफार रेगिस्तान की तेज घुड़सवारों से बनी थी। वे सामने से हमला नहीं करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में रेत की आड़ लेकर अचानक वार करते थे। किले के रक्षक डरे हुए थे। उन्होंने असद को देखकर आशा की हल्की किरण देखी, लेकिन कई लोगों को शक था, क्या ये जवान लड़का हमें बचा पाएगा? असद ने सभी को इकट्ठा किया और कहा,
मैं तलवार से नहीं, सोच से लड़ता हूं। दुश्मन रेत का इस्तेमाल करता है, हम रेत को अपनी ढाल बनाएंगे। असद ने सबसे पहले ककीले के चारों ओर गड्ढे खुदवाए, फिर उनमें सूखी रेत भरवाई और ऊपर झाड़ियां रख दी ताकि दुश्मन घुड़सवार गिर जाए। दूसरा कदम था ऊंचाई से तीरंदाजी। असद ने धनुर्धारियों को कहिले के गुंबदों पर तैनात किया और उन्हें आदेश दिया कि सिर्फ उस समय तीर चलाए जब दुश्मन गड्ढों में फंसे हों। तीसरा और सबसे खास कदम था धूल का जाल। असद ने कुछ सिपाहियों से रेत उड़वाने के लिए बड़े बड़े कपड़े बंधवाए। जैसे ही हवा तेज चलती, वे रेत को ऊपर फेंकते, जिससे दुश्मनों की आंखें और घोड़े भ्रमित हो जाते। अगली रात बनी सफार ने हमला कर दिया। वे तेजी से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उनके घोड़े गड्ढों में फंसे, ऊपर से तीरों की बौछार शुरू हो गई। रेत का तूफान उठाया गया। दुश्मनों को कुछ नजर नहीं आया। अफरा तफरी मच गई। असद ने खुद तलवार लेकर हमला किया। दुश्मन का नेता कासिम असद के सामने आया। तुम्हारा नाम सुना था, अब मौत दिखाऊंगा, कासिम चिल्लाया। नाम तलवार से नहीं, सोच से बनता है, असद ने जवाब दिया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। अंत में असद ने एक चौंकाने वाली चाल से कासिम को गिरा दिया और उसे मारने की बजाय बंधक बना लिया। सुबह होते होते दुश्मन पीछे हट गया। किला बच गया। असद की योजना ने न केवल कगिले को बचाया, बल्कि राज्य को भी एक नई उम्मीद दी। लोग अब उसे सिर्फ योद्धा नहीं, रणनीति का उस्ताद कहने लगे। किला अल नजीर की जीत के बाद असद को राजधानी अल शम्स लौटने का आदेश मिला। रास्ते भर सैनिकों और ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया, लेकिन राजधानी में माहौल कुछ और ही था। साजिशों की बू हवाओं में घुल चुकी थी। दरबार में सुल्तान ने सबके सामने असद की प्रशंसा की। असद ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सोच से रेत को भी हथियार बना लिया। वह अब हमारे रणनायक हैं। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट के पीछे ईर्ष्या छुपी थी, खासकर वजीर रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन ने मन ही मन सोचा, अगर ये लड़का इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद राजधानी में एक अफवाह फैलने लगी। असद बनी सफार से मिला हुआ था। उसकी जीत भी एक दिखावा थी। रातों रात लोग असद पर सवाल उठाने लगे। दरबार में कुछ बुजुर्ग सलाहकार भी रुकनुद्दीन के पक्ष में हो गए। एक दिन सुल्तान ने असद को बुलाया। क्या यह सच है, असद? असद की आंखों में गुस्सा नहीं, दुख था। अगर मैं गद्दार होता तो आपके शत्रु आज आपके सिंहासन के सामने होते। मैंने तलवार चलाई है, लेकिन साजिश नहीं बुनी। सुल्तान चुप थे। उन्होंने कोई निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन असद को कुछ दिनों के लिए दरबार से अलग रहने को कहा गया। असद महल से दूर अपने कमरे में बैठा था। याकूब और हसन उसके साथ थे। क्या हम वापस अपने गांव लौट जाएं? हसन ने पूछा। असद मुस्कुराया। नहीं, जो लड़ाई मैदान में जीत ली वो दरबार में हार नहीं सकता। अब मुझे तलवार नहीं, धैर्य से लड़ना होगा। उस रात असद ने तय कर लिया, अब वो केवल योद्धा नहीं, एक सच्चा नेता बनेगा जो हर छल छद्म से ऊपर उठेगा। असद अब शांत था, लेकिन उसकी आंखें खोज रही थीं, सच और साजिश के पीछे छिपे चेहरे। वहीं दूसरी ओर वजीर रुकनुद्दीन ने अगला वार किया। उसने सुल्तान को सलाह दी कि एक गुप्तचर असद के पीछे भेजा जाए ताकि सच पता चले। लेकिन गुप्तचर जो लेकर आया वो रुकनुद्दीन की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। उसने बताया, असद हर रात राजधानी के बाहर गरीबों की मदद कर रहा है। उसने घायल सैनिकों के इलाज का इंतजाम किया है। उसके पास कोई गुप्त योजना नहीं है। सुल्तान चौंक गए। उन्होंने खुद भेष बदलकर एक रात असद के पास पहुंचना तय किया। सुल्तान फकीर के भेष में गरीबों की बस्ती में पहुंचे। वहां असद जख्मी सैनिकों के पैर दबा रहा था, एक बच्चे को दूध पिला रहा था। एक वृद्ध बोला, वो राजमहल में बैठ सकता था, लेकिन हमारे साथ रहता है। सुल्तान की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अगली सुबह दरबार बुलाया। सुल्तान ने सबके सामने कहा, जिसे तुम गद्दार कह रहे थे वो इस राज्य की आत्मा है। असद ने मैदान में तलवार से और दरबार में सेवा से जीत हासिल की है। रुकनुद्दीन सकपका गया। असद ने एक भी शब्द उसके खिलाफ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर बोला, जो न्याय करता है उसे शोर की जरूरत नहीं। उस दिन से दरबार में उसकी छवि एक नायक की बन गई।
न सिर्फ तलवार का बल्कि बुद्धि और सेवा का। किला अल नजीर की हार के बाद बनी सफार कुछ समय तक शांत रहे, लेकिन वो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। जासूसों ने सूचना दी, बनी सफार का सरदार अल नाहिम अब खुद युद्ध की तैयारी कर रहा है और इस बार उसका इरादा है पूरे दक्षिणी राज्य पर कब्जा। अल नाहिम क्रूर था। उसने अपने पिछले सेनापति कासिम की हार को अपमान समझा और अब 5,000 घुड़सवारों, 2,000 तीरंदाजों और 100 तेल फेंकने वाले योद्धाओं की फौज लेकर बढ़ रहा था। सुल्तान ने तुरंत असद को बुलाया। तुम ही हमारे सेनापति रहोगे, यह युद्ध राज्य की तकदीर तय करेगा। असद जानता था यह लड़ाई अब केवल जीतने की नहीं, टिकने की भी है। असद ने राजधानी के बाहर 3 स्तंभों वाली रणनीति तैयार की। 1, रेत के कगिले। राजधानी के चारों ओर रेत से बने नकली किले बनवाए ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। 2, आग की रेखा। हर नकली किले के पास तेल से भरे गड्ढे जिन्हें आग लगाई जा सकती थी। 3, रात की टुकड़ियां। छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां जो रात को दुश्मन के शिविरों में हमला करती और लौट आती। असद ने कहा, हम उन्हें थकाएंगे, डराएंगे, फिर आखिरी वार करेंगे। जैसे ही बनी सफार की सेना राजधानी की ओर बढ़ी, असद की टुकड़ियां रात को हमला करने लगीं। कभी तंबू जलाए जाते, कभी घोड़ों को आजाद कर दिया जाता और कभी नकली कगिले पर हमला करके उन्हें असली समझकर उलझा दिया जाता। दुश्मन थकने लगा। पानी की कमी, सैनिकों का मनोबल गिरना, सब कुछ असद की योजना का हिस्सा था। अंततः अल नाहिम ने सीधा हमला करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब बहुत हो गया, सुबह होते ही मैं राजधानी पर धावा बोल दूंगा। लेकिन असद तैयार था। रात को असद ने अपने सैनिकों को काले कपड़े पहनाए और एक खास योजना के तहत एक नकली पीछे हटने का नाटक किया। जब बनी सफौर की सेना उनके पीछे भागी, तब उन्हें असली रेत के गड्ढों में घेर लिया गया। ऊपर से तेल गिराया गया और चारों ओर आग की रेखा खींच दी गई। चारों ओर से बंधी दुश्मन की सेना बौखला गई। असद खुद सामने आया। यह तुम्हारे अत्याचारों का अंत है, अल नाहिम। अल नाहिम और असद की तलवारें टकराईं। यह युद्ध था, रेत, आग और हिम्मत का। आखिरकार असद ने अल नाहिम को हराया। जैसे ही सरदार गिरा, बनी सफार की सेना ने हथियार डाल दिए। राजधानी सुरक्षित थी। राज्य में जश्न का माहौल था। सुल्तान जलालुद्दीन ने असद को अपने सिंहासन के पास खड़ा किया और घोषणा की, आज से असद न केवल रणनायक है बल्कि इस्लाह प्रदेश का संरक्षक भी। असद ने सिर झुकाया। मैं शासन नहीं चाहता बल्कि सेवा करना चाहता हूं। अगर अनुमति हो तो मैं राज्य भर में अकादमियां खोलना चाहता हूं, जहां तलवार नहीं, नीति और नैतिकता सिखाई जाएगी। सुल्तान मुस्कुरा दिए। तुम्हारे जैसे योद्धा तलवार से नहीं, विचारों से राज्य को अमर बनाते हैं। अगले वर्षों में असद ने राज्य के कोने कोने में अल हकीम अकादमी स्थापित की। वहां बच्चों को युद्ध कला, न्याय, इतिहास और नेतृत्व सिखाया जाता। असद अब भी सफेद घोड़े पर सवार होता, लेकिन उसके पीछे अब सैनिक नहीं, छात्र चलते। लोगों ने उसे एक नया नाम दिया, मुहाफिज अल कौम, लोगों का रक्षक। असद की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह एक नाम नहीं, एक विचार बन गया। हर उस जगह जहां अन्याय होता, कोई ना कोई असद की तरह खड़ा हो जाता। और जब रेगिस्तान की हवा चलती, तो आज भी लोगों को लगता कहीं दूर कोई असद अब भी लड़ रहा है, निडर, निष्कलंक और प्रेरणादायक। तो दोस्तों, असद की यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस जुनून और जज्बे की है जो हर किसी के अंदर छुपा होता है। जब हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। असद ने हमें यह दिखाया कि हार मानना विकल्प नहीं, बल्कि जीत का रास्ता है। अगर आप भी अपने अंदर छुपे योद्धा को जगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी कहानियां जो आपको जीतने की ताकत देंगी। याद रखिए, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।